तो मेरे में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, नहीं पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। स्टिल रिमेंबर कि मैं 22-22 घंटे पढ़ता था। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं सोता भी रहता था, तो मेरे दिमाग में बुक्स चल रहे होते हैं, जो रिवीजन। एक्चुअल में मुझे पता भी नहीं है। जो 2 घंटे नहीं पढ़ता था, मैं 22 घंटे, 18 घंटा, 20 घंटा कैसे पढ़ने लगा। उसके पीछे भी मेरा एक टीचर का रोल है। उन्होंने एक मुझे स्ट्रैटेजी बताया। मैं देखता हूँ कि आप बहुत घूमते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं सोचता हूँ अभी टाइम है, बात का कुछ नहीं पता। मैं गुड़गांव में ऑफिस क्लाइंट प्लेस था, देन वहाँ पे 9 बजे निकला, 10:30 बजे मैं निकल गया ट्रैवल में। 3 डेज मंडे ट्रैक पे निकल गया ऋषिकेश से ऊपर। तो मुझे तो जलन होती है कि भैया ये यार इतना मस्त घूमता रहता है। इंडिया फाइलिंग है और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आज रन कर रही हैं, अच्छी रन कर रही हैं, उनसे एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वाला या पार्टनरशिप फर्म compete कैसे करें? मैं मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म बना सकता हूँ, वहाँ दूसरे प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि दूसरे प्रोफेशनल जैसे लॉयर के साथ कनेक्ट हो गया। मैंने उनसे बोला कि आपके पास मेरे कोई किसी क्लाइंट को लीगल काम आता है तो मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, आपके पास कोई हमारे लायक काम आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कराओ। तो दैट वे आप क्लाइंट ऑन बोर्ड कर सकते हो। आपने दोनों डोमेन में काम किया, प्रैक्टिस भी की है खुद की और खुद की जॉब भी किया। क्या मैसेज है स्टार्टिंग में जॉब करनी चाहिए फिर प्रैक्टिस में आना चाहिए? मेरा ना लोगों से कनेक्ट करना, क्वालिटी डिलीवर करना, उसमें इंटरेस्ट है। मुझसे जॉब नहीं होता, जॉब तो जॉब ही होता है, राइट? आपको उतना पैसे मिलेगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, और एट सेम टाइम आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसी ही एक कहानी है कि हमारे साथ सीए सुमित कुमार बारी जी हैं, जिन्होंने शिद्दत से चाहा कि वो सीए बने और उन्होंने वो कर दिखाया। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में क्या रहे, कैसे उन्होंने आगे अपनी जर्नी करी और किस तरीके से वो उनका क्या मैसेज है नए आने वाले सीएस को। तो वेलकम है सुमित कुमार बारी जी हमारे पॉडकास्ट में। बताइए सर। थैंक यू सर, अपॉर्चुनिटी दिया और मुझे अपने व्यू पॉइंट रखने का मौका दे रहे हो अपने चैनल पे, उसके लिए आपको थैंक यू। और मेरा एक्सपीरियंस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे है, तो मैं आपको ब्रीफिंग में बताता हूँ। मैं अपना स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि जब मैं 8th क्लास में था तब मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में पता चला बहुत कि बढ़िया। सीए करके भी कोई कोई कोर्स कोर्स है? होता है, डिग्री होता है। बट ये था कि बहुत टफ होता है, लोगों से यही सुनता था बहुत फीडबैक है। टफ है, सीए बहुत मुश्किल है, लोग नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, मैं सीए करूँगा। बट एट द सेम टाइम मेरे साथ चैलेंज क्या था कि मैं पढ़ने में बिल्कुल वीक था। मैं अरे गवर्नमेंट स्कूल से था और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। 10th तक तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था, लेकिन कहीं न कहीं बैकग्राउंड में मेरे दिमाग में ये चलता था 10 कि तक सीए सब्जेक्ट भी सीए साइंस के करना होते है। हैं? नहीं, मैं साइंस तो साइंस नहीं ले रखा था स्टिल, बट मेरे साथ कैसा था कि मैं पढ़ने में एकदम बिल्कुल अ, थर्ड क्लास बोल सकते हो जिसे, कि बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन करता था, ना पढ़ता था। मैं पूरे टाइम घूमता था। सरकारी स्कूल का जैसे उस टाइम पे चलता था कि पढ़ाई नहीं होता था, सच में नहीं होता था। हम दोस्तों के साथ घूमते थे, रादर क्लास में कम बैठते थे। फिर क्या हुआ कि 10th के बाद मैं इंग्लिश मीडियम में गया, 10+2 जो 12th स्टैंडर्ड तक। बाय लक एक कॉलेज था जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था फॉर 11th। और किस्मत ऐसा था कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं था। मैंने उसमें अपीयर किया और मैं टॉप कर गया लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ड्यू बहुत टू बढ़िया। दैट रीज़न मुझे 11th एंड 12th का जो स्कॉलरशिप मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बट बढ़िया। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, जो मेरे 10th के मार्कशीट जो नंबर हैं वो 67% थे। जो आज मेरे के भी टाइम इतने जो ही। आज के टाइम पे 90, 95, 100% लेके आते हैं, कंपैरेटिव 67 कुछ नहीं होता। फिर मेरा सीए का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, फिर मैंने 12th में एज ए कॉमर्स ज्वाइन किया। बट मैं आपको एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ उसमें हुआ क्या कि लाइक मैं ऑब्वियसली इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं था, इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता था कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता था, बाय लक मैं क्वालिफाई कर गया। देन क्या हुआ, टीचर नोट लिखाते थे। हाँ। अब नया-नया कॉलेज है, नया-नया क्लासेस हैं, तो अभी करना क्या? फिर मैं क्वेश्चंस रट के जाता था इंग्लिश में। जैसे भी टीचर जो नोट डाउन कराते थे एग्ज़ैक्टली मैं सेम वहाँ पे एक्सप्लेन करके आ जाता था। एक दिन फ़नी इंसिडेंट ये हुआ, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक्स में किसी टॉपिक के बारे में था। देन सडनली मैं वो क्वेश्चन भूल गया
और क्लास में सब लोग हंसने लगे और मुझको बोलने लगे कि ये तो बिल्कुल रट के आता है, इसको कुछ मतलब इंग्लिश में नॉलेज नहीं है। तो वो मेरे लिए एम्ब्रेसिंग मोमेंट था एंड दैट वाज लाइफ चेंजिंग। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक नहीं, ऐसे नहीं चलेगा लॉन्ग रन के लिए। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इन अ वे कि मतलब समझना है देन उसको अप्लाई करना है। और फिर मैं चीज़ों को समझता था, कोशिश करता था अपने दिमाग में हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू इंग्लिश सेंटेंस, और कोशिश करता रहा, लिखता गया। और ग्रेटफुली 12th में अच्छे नंबर तो नहीं, फिर भी 72% मार्क्स आ गए। तो वहाँ से मेरा थोड़ा-सा कहीं न कहीं अंदर से इंटरेस्ट हुआ कि अब मैं सीए करूँगा। मैंने सीपीटी, उस टाइम पे सीपीटी होता था, जी, अभी आईसीएआई ने चेंज कर दिया है पैटर्न वगैरह। फाउंडेशन। तो उस टाइम पे सीपीटी होता था। मैंने जैसे 12th का एग्ज़ाम दिया था, एट द सेम टाइम मैं सीए के लिए इवैल्यूएट कर रहा था ऑप्शन वगैरह कि कौन सा इंस्टीट्यूट ठीक है, कहाँ पे क्या करना है। जैसे रिज़ल्ट आया, मैंने सीपीटी में एडमिशन लिया। सीपीटी में फर्स्ट क्लास पास हुआ। रैंक नहीं आई, बट हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। बट स्टिल उसमें भी वो एमसीक्यू टाइप था। वो मेरे लिए लक फैक्टर था कि मैं पास हो गया। बट अगेन वो बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था एकेडमिकली, नॉलेज वाइज। तो क्या हुआ कि मैं हॉस्टल में रहने लगा। मुझे सीए स्टूडेंट के साथ उनके बीच में रहने लगा। फिर क्या हुआ कि मैं ये देखता था कि कुछ बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, मैं उनके साथ उठना बैठना लगा रहा। तो मेरे में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, नहीं पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, मैं उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ कम्पीट करने लगा। फिर कहीं न कहीं टीचर का भी रोल उसमें इम्पोर्टेंट था कि मैं पढ़ूँ कैसे। नॉर्मली सुनते हैं सीए आप कर रहे हो तो आपका 12-15 घंटा, 18 घंटा। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 22-22 घंटे पढ़ता था। एग्ज़ाम के टाइम पे मैं सोता भी रहता था, तो मेरे दिमाग में बुक्स चल रहे होते हैं, जो रिवीजन। एक्चुअल में मुझे पता भी नहीं है, बट स्टिल जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें मेरे वो बुक्स रिवाइज़ हो रहे होते हैं। लेकिन वहाँ तक मैं जो 2 घंटे नहीं पढ़ता था, मैं 22 घंटे, 18 घंटा, 20 घंटा कैसे पढ़ने लगा? उसके पीछे भी मेरा एक टीचर का रोल है। उन्होंने एक मुझे स्ट्रैटेजी बताया, दैट वाज़ लाइक कि आप जब भी पढ़ने बैठो, एक ₹5 वाली कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, आप उस पे टाइम नोट करो कि आप कब बैठे हो पढ़ने के लिए, और जब भी उठो, आप कब उठे, वो टाइम डालो। वो स्टार्टिंग में चैलेंज आएगा, बट आपको ये रेगुलरली करना है, और एंड ऑफ द डे जब आप सोने से पहले आप उसको ऐड करो। लेट्स से कि आपने सुबह 6 बजे उठे हो, ओके, अपना डेली रूटीन किया, पढ़ने बैठे, आपने ओके, टाइम नोट किया, जब आधे घंटे 15 मिनट या जो भी 45 मिनट पढ़ा, फिर और कुछ काम करने जा रहे हो, वहाँ पे टाइम नोट करा। एंड ऑफ द डे आप जब काउंट करोगे तो आपको लगेगा 6 आवर, 7 आवर, 10 आवर, 12 आवर, फिर लगेगा कि नहीं आज तो पूरा मेरा मेरा आपको ऐसा लगेगा आउटपुट में। स्टार्टिंग में कि मैं पूरा दिन टाइम पे दे रहा हूँ, बट इफेक्टिव टाइमिंग्स तो दिख नहीं रहे। तो आप जब उसको कैलकुलेट करोगे, आपके सामने टाइम दिखेगा, तो कहीं न कहीं आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ पे मिसयूटिलाइज़ हो रहा। तो दैट स्टॉप वे वॉच भी लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। करेक्ट। तो दैट वे मैंने टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया, और पढ़ाई पे फोकस स्टार्ट किया, और ओवर अ पीरियड आपको अच्छी टीम मिलती है, अच्छे फैकल्टीज़ मिलते हैं। तो दैट बेसिस मैंने एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन की, पढ़ाई की, और पास हो गया सीए। तो जैसे कि मिथ है लोगों के अंदर कि भाई आप जब एकेडमिक्स में अच्छे हो तभी आप ला सकते हो, मतलब तभी आप सीए, सीएसडब्ल्यू, एमबीए, कॉमर्स के कोर्स, आईटी, मतलब ये कोर्स आप तभी कर सकते हो जब आप एकेडमिक्स में अच्छे हो। लेकिन मतलब ऐसा ही है क्या कि आप 50-60 वाले भी बन सकते हैं सीए? सी फ्रैंकली स्पीकिंग ये मिथ आज भी है, बट फॉर सीए कोर्स आप में बस पैशन होना चाहिए सीए पढ़ने के लिए। बाकी सीए कोर्स, सीए इंस्टीट्यूट, सीए फैकल्टीज़ लोग आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप सीए आज नहीं तो कल बन जाओगे, प्रोवाइडेड आप अपने गोल को लेके काफ़ी सीरियस हो और आप पढ़ाई करते रहो, तो आप बन जाओगे। रही बात मिथ की, तो ये मिथ आज भी चल रही है। They expect कि if you are a chartered accountant or if you are interested to become a chartered accountant, in that case you are supposed to obtain at least 80 to 90% in commerce। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट सी एट द सेम टाइम जब आप सीए में आते हो ना, राइट, सीए में आते हो तो सीए स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, लाइक जीरो से। कॉमर्स। तो आप भूल जाओ कि आपका बैकग्राउंड क्या था, क्या था? आपने क्या पढ़ा। इवन आप साइंस बैकग्राउंड से हो, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट लाइक सीए का जो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल एंड देन फाइनल लेवल।
और मैंने देखा है साइंस करने, जो 12th साइंस से करके आए वो जल्दी सीए बन जाते हैं। इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा मैथ अच्छा। स्ट्रांग होता है, और वो मैथ दो प्रैक्टिकली बोला जाए अदर देन स्टैटिस्टिक वाला पार्ट और वो नंबर्स का कैलकुलेशन वाला पार्ट, मैथ का उतना रिलेवेंस नहीं है इन टू बिकम अ उनके सीए, बट स्टिल वो थोड़ा सा लॉजिकली वो स्ट्रांग होते हैं, वो उनका थोड़ा सा दिमाग उन कैचिंग। हाँ, साइंस में कैसा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पहले से उनका आदत रहता है पढ़ने का, लिखने का, तो दैट रीज़न ओनली उनको एक एज मिल जाती है। तो जैसे एक इंग्लिश में फेज है ना कि स्मार्ट वर्क फेल्स व्हेन इट डज नॉट वर्क हार्ड। तो स्मार्ट वर्क से केवल कुछ नहीं चलेगा, आपको हार्ड वर्क करना। करेक्ट, सी हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क के का कोई आज के टाइम पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्ड वर्क चाहिए, बट द सेम टाइम आपको स्मार्ट वर्क भी जरूरी है टू सेव योर टाइम, टू फोकस ऑन पर्टिकुलर गोल। तो स्मार्ट वर्क से यही होगा कि आप हार्ड वर्क करोगे, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए थ्रू स्मार्ट वर्क। तो अगर आप डेली 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप, और कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, तो सीए निकल जाएगा ना। Correct. Up, see, if you are planning to become a CA or you're planning for CA course, in that case, it's not required, or it is whether you have such kind of background to study like at least for 4 to 8 hours. If you are like have a experience of reading 1-2 hours daily, that is enough. See, if you enter into this course, they will bound you the environment in which you will be studying. By default you will be able to like match that skill required for study. जैसे हमारा रिजल्ट आता है उसके बाद 2 से 3 महीने मिलते हैं हमें प्रिपेयर करने के लिए। Correct. तो उन 3 महीने में लोग बच्चे क्या करते हैं, 14 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं, पर फिर भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता किसी कारण से। तो जैसे आपको पता है, मेरा एक दोस्त था, वो लाइब्रेरी में था, तो जिस दिन वो पेपर दे के आता था ना, अगले ही दिन से वो फिर से अपनी किताबें उठा लेता था। Correct. वो रिजल्ट का वेट ही नहीं करता, कहता पास हो गया तो बंद कर दूंगा, नहीं तो पढ़ता रहूंगा। सी ये होता है, रीजन बताता हूँ इसके पीछे का, कि हम क्या होता है कि लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग गधों की तरह बस पढ़ रहे होते हैं, ये पता है पेपर आएगा, लिखेंगे, नहीं आएगा तो हम अगेन तैयारी करेंगे, बट इस वो अपने आप को क्लैरिटी दे नहीं पाते हैं। सी क्या होता है कि सीए का ऑब्वियसली कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो, अपने आप में एक गीता के बराबर है, इतना डिटेल्ड है, आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, अपडेट्स पढ़ने हैं, चेंजेस पढ़ने हैं, और टाइम टू टाइम ऑब्वियसली जैसे बजट आया, फाइनेंस एक्ट्स वगैरह जो भी आते रहते हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कुछ कार्बिन कार्बाउट्स वगैरह आते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको अपडेटेड रहना है। बट थिंग इज एट द सेम टाइम आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक दिन मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, सेम बुक रिपीट करते हैं, फर्स्ट रिवीजन करते हैं 1 महीने लगा के, सेकेंड रिवीजन करते हैं 2-3 दिन 10 दिन लगा के, बट वो ना ढंग से नोट नहीं बनाते हैं कि आप मान लो एक मोटा सा बुक है, अब उसको लास्ट डे रिवीजन कैसे करना, 2 घंटे 3 घंटे में कैसे रिवाइज करना, तो दैट वे उनका नोट्स नहीं होता, वो अगेन पूरा बुक लेके, अब इमेजिन करो आपने 1 महीने लगा के रिवीजन किया, अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज पेपर दे के आए हो, सामने अगेन वो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक का कंसेप्ट कैसे रिवाइज करोगे, आपने कर भी लिया लेट्स से, बट आप वहाँ पे उस टाइम पे क्या होगा, मेंटली प्रेशर इतना रहेगा कि आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। करेक्ट करेक्ट, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो फोकस ये करो कि आपको 9 महीने बाद या 3 साल बाद, 2.5 साल बाद जब भी एग्जाम देना है, तो अभी से नोट्स बनाओ, लास्ट मोमेंट रिवीजन का नोट्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, निमोनिक्स जो आते हैं आजकल शॉर्टकट वैसे बनाओ, सो दैट आप लास्ट मोमेंट में जब रिवीजन करो तो उसके थ्रू कर लो। उससे पहले आपको कैसे करना है, आप फुल बुक पढ़ो, पूरा कंसेप्चुअली हर चीज़ प्रैक्टिस करो, जब भी आपके पास खाली टाइम हो ना, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको अपने माइंड में इवैल्यूएट करो, रिकैलकुलेट करो, उसको अप्लाई करो, तो उससे क्या होगा, आपका एक शॉर्टकट रिवीजन होता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसमें सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, मुझे पढ़ने में 1 घंटे लगे, अब मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आंख बंद कर रहा हूँ, मैं उसको सारा कुछ सोच रहा हूँ, मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन ऑब्जेक्टिव पढ़ा, देन उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, देन उसका जो भी डिमेरिट्स वगैरह होगा उसका एप्लीकेशन पढ़ा, तो दैट वे हम ओवरऑल बेसिस पे एनालिसिस करके कर सकते हैं, और ये रिवीजन ये आई थिंक बहुत इफेक्टिव है, दैट विल हेल्प यू टू अचीव ओसीए मेरे का तो मैं गोल। एक फैकल्टीज पढ़ता था, वो कहते थे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, और रिवीजन वीडियो खुद का बनाओ और आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, और कहीं कुछ नहीं कर रहे हो तो अपनी वो रिकॉर्डिंग सुनते रहो। करेक्ट, तो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। सी अगेन आज के टाइम पे कैसा है ना कि आप अपने ब्रेन को या अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होता है ना, आपको नींद सा आने लगेगा, आपको
अपनी चीज़ें, रिकॉर्डेड चीज़ें करेंटली सुनने में 99% लोगों को मन नहीं करेगा वो रिकॉर्ड किया हुआ सुनना। तो इट्स बेटर कि आप दूसरे ऑप्शंस ले लो। किसी ये और टीचर का। करेक्ट, नो, किसी और टीचर का ले सकते हो। माय पर्सनल सजेशन विल बी, आप नोट्स बनाओ, ठीक है, शॉर्टकट। एक वो तरीका, क्योंकि आपको क्या होगा, एक हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 घंटे का पेपर होता है और आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप सच बोलो तो डिटेल में लिखना हो तो आप 5 घंटे में भी एज एवरेज पर्सन नहीं लिख पाओगे। आपको 3 घंटे में लिखना है, तो आपको क्रिस्प प्रैक्टिस करना है लिखने का, एग्जाम सिनारियो में प्रैक्टिस करना है। तो जब भी एक महीने बच्चे एग्जाम, उससे 1 महीने पहले से आप मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट लो और मैनुअली पेपर्स वैल्यूएट आंसर करो। करो। तो अब बहुत सारे बच्चों जिनसे मैं बात करता हूँ वो कहते हैं कि हमें सेल्फ डाउट आता है, हमारे दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल आते हैं पढ़ते टाइम, सोचते हैं रिजल्ट के बारे में, तो इन सब से कैसे टैकल करते थे आप? सी ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, ठीक है, बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करना इज काफ़ी डिफिकल्ट। तो वो तो रहता है, तो आप मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, अपने आप को बिजी करके। तो बिजी कैसे कर सकते हो एज अ स्टूडेंट? तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बेसिस माई एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कैसे कंट्रोल करता था। मैं पढ़ता था, नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो मैं सो जाता था। तो एक तो तरीका ये हो गया, आप मीन टाइम आप सो के भी अपना टाइम सेव कर सकते हो कि जब भी आप उठो फ्रेश माइंड से उठो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट कर लिया, थोड़ा सा हाल चाल ले लिया, वहाँ से आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको पता चलेगा घर पे क्या चल रहा है और आपका माइंड डाइवर्ट नहीं रहेगा, आप फोकस्ड रहोगे। बट जहाँ पे आपने फ़ोन फ़ोन उठाया, आप बाहरी लैपटॉप। दुनिया से कनेक्ट हुए, तो वहाँ पे थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होना दैट इज़ कॉमन। जैसे ये 90 दिन, जैसे आप किसी अभी एग्ज़ाम में ये 1 महीना बचा है, करेक्ट, अप्रैल, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 2 महीना 3 महीने की पढ़ाई होती है बिल्कुल करेक्ट। फोकस होके। तो 3 महीने अब वो 12-14 घंटे, तो वो अपने आप को मोटिवेटेड हर समय डेली कि वही रिपीटेड बुक्स, वही रिपीटेड जगह और वही सब्जेक्ट, तो उस मोटिवेशन का लेवल कैसे हाई करें? सी मोटिवेशन का लेवल ये पहले अपने आप को, अपना माइंड शांत रखना है। हम्म। तो आप सुबह शाम 10-15 मिनट का योगा कर सकते हो मेडिटेशन मेडिटेशन के फोकस थ्रू। के हाँ, लिए। फोकस, तो दैट वे आप थोड़ा सा फोकस रहोगे। बट कैसा होता है कि जैसे आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ोगे, कुछ खाओगे पियोगे, अगेन आपका बॉडी डल हो जाएगा, आई मीन यू फील लाइक बोरिंग वाला सिनारियो रहेगा। तो उस केस में क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा घर में ही वॉक कर लिया, लाइब्रेरी चले गए, थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह है इंटरेस्टेड तो सुन सकते हो। बट अगेन मैं सॉन्ग्स में भी वीडियो सॉन्ग्स अवॉइड करना के लिए सजेस्ट करूंगा। रीज़न बिंग, वीडियोस देखोगे तो उसमें कब कब आप ब्लैंक हो जाओ, मतलब आप बहुत सारे देखने लगोगे वीडियोस। ऐसे होते हैं कि आप एक बार देखो तो सही, उसके बाद आपका मन ही करेगा देखते रहें। तो दैट वे आप थोड़ा सा डाइवर्टेड रहोगे। तो फर्स्ट इज मोड, आप योगा मेडिटेशन वगैरह करो। दूसरा है, आप थोड़ा सा रूटीन चेंज करो। मान लो आपको डे में नींद आती है, वो फैटिक रात में सा पढ़ फील लो। होता है, तो रात में पढ़ो। तो थोड़ा सा ऐसा चेंज करके देखो। फिर आपको लगता है कि नहीं नींद वगैरह आ रहा, तो आप पढ़ो मत, आप प्रैक्टिस करो। तो दैट वे लिखो। आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड कर सकते हो। और हो सकता है किसी किसी का कैसा होता है कि कोई सपोर्टिव हो, कोई सपोर्ट में, या मेंटर, कोई मेंटर हो, तो उससे कनेक्ट कर ले, कि उसको उससे बताए कि ये कोई चैलेंजेस फ्रेंड है। है, करेक्ट, उसके साथ अपना टैली कर लो, आज कितना पढ़ा, आज करेक्ट, कितना, करेक्ट। हेल्दी वे में हाँ, कंपटीशन करो। करेक्ट, हेल्दी वे में कर सकते हो। बट अगेन क्या होता है कि प्रोफेशनल एग्जाम में लास्ट मोमेंट में वो टैली करना विल बी थोड़ा सा चैलेंजिंग। वहाँ पे सुपीरियर और इन्फेरियर का फील आ जाता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बट हाँ, आप साथ में बैठ के एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो पढ़ने में। चलिए, ये तो आपके बच्चों के लिए था कि स्टूडेंट्स कैसे अपने आप। आपके नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लाइफ में सीए बनने की बात की कहानी। करेक्ट। तो सीए बनने के बाद फिर आपने कैसे जर्नी शुरू की? सीए बनने के बाद मैं सच बोलता हूँ, लाइक मैंने सीओपी लिया क्योंकि मैंने तो कोरोना आ गया। 3 साल का प्रैक्टिस बहुत, आई मीन जो हमारा ट्रेनिंग चलता था आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, मैंने बहुत शिद्दत के साथ किया। 3 साल का ट्रेनिंग मैंने हर एरिया में ऑलमोस्ट एक्सपर्टिज्म लिया, हर एरिया को एक्सप्लोर किया, चाहे आपका डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, ऑडिटिंग हो, या फिर एडवाइजरी से रिलेटेड हो, आरओसी मैटर्स हो, या फिर कोई डिपार्टमेंट में अपेयर करना हो, उससे रिलेटेड कोई भी फाइलिंग या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है, सब में मैंने ट्रेनिंग के दौरान एक्सपर्टिज्म गेन किया, नॉलेज गेन किया। तो मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि मैं, और मुझे पहले से ही जॉब का वो नहीं था कि मुझे जॉब ही करना है, मुझे ये था कि मैं अपना करूँगा, मुझे नौकरी नहीं करना है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, किस्मत ऐसा था कि कोविड आ गया। इवन 6 मंथ के बाद आई वॉज हैविंग 2-3 स्मॉल क्लाइंट, दैट वाज लाइक मेरा ब्रेड एंड बटर टाइप का था। बट कोविड वाज दैट टाइम, कोविड ऐसा नहीं था कि कितने दिन चलेगा,
अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड था। तो आई वाज लाइक 6 मंथ तक स्टिल आई वाज पेइंग रेंट और मेरे कॉस्ट वगैरह थे। और क्लाइंट वेयर लाइक कि वो अभी थोड़ा सा उनका बिजनेस सस्पेंडेड था। तो मैं ये सोच रहा था आई वाज, बट हाँ एक चीज़ बताता हूँ, आई वाज हैविंग माई इंटर्नशिप इन मीडियोकर फॉर्म। तो वहाँ पे लिस्टेड क्लाइंट्स नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं थे। तो मेरा लिस्टेड क्लाइंट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा लैकिंग था। और एट द सेम टाइम जब कोविड का टाइम आया और मैं ये चीज़ों से जूझ रहा था, तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी 1-2 साल यदि अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो लिस्टेड क्लाइंट की एक्सपीरियंस गेन करते हैं। कोइंसिडेंटली आई गॉट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम 2 बिग 4 फर्म, जिसमें से मैंने एक ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 4 years अपना स्पेंड किया। आई गेट गुड एक्सपोजर, गुड नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी सब कुछ सीखा, अच्छे से मेहनत से काम किया। देन मेरा पहले से श्योर था कि आई विल बी हैविंग माई ओन प्रैक्टिस। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से क्विट किया और अगेन मैं प्रैक्टिस में आ गया। तो जैसे एक थोड़ा सा पीछे आते हैं कि आर्टिकलशिप जब होती है, अब 2 साल की आर्टिकलशिप है, काफ़ी 2 साल का पीरियड कर दिया, तो उस पीरियड में जिस बंदे को आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, तो जैसे किसी को जॉब करनी है या किसी को आगे चल के प्रैक्टिस करनी है, तो क्या क्या फैक्टर देखें आर्टिकल्स, मतलब अपनी फर्म चूज़ करते टाइम क्या क्या चीज़ें देखें कि जॉब वाले को क्या देखनी चाहिए और प्रैक्टिस वाले को क्या देखनी चाहिए, उस हिसाब से ही आर्टिकलशिप, क्योंकि बहुत बड़ा लोग कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी फर्म में आर्टिकलशिप करें। मेरे पास आई एम हैविंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बिग 4 एज वेल एज मिड टायर फॉर्म, आपने ठीक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बिग 4 किया। करेक्ट। तो कंसिडरिंग दैट सिनारियो, मैं यही सजेस्ट, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट, ओपिनियन टू ओपिनियन डिफर करेगा, बट बेसिस माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने जॉब भी करा, मैंने प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो बेसिस दैट अंडरस्टैंडिंग मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, मिड टायर फॉर्म सेलेक्ट करो जहाँ पे आप वर्सेटाइल नेचर का वर्क पे काम करो और जो क्वालिटी है उस पे इम्प्रूवमेंट लाओ। और क्या होगा कि आप यदि बिग 4 फॉर्म वगैरह आप ज्वाइन करते हो एज ए इंटर्न, तो वहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, आपको नो डाउट वहाँ पे बहुत फुल फ्लेज सपोर्ट मिलेगा, आपका नॉलेज इन्हांसमेंट जिस लेवल का होगा वो मिड टायर फॉर्म में नहीं होगा, दैट इज क्वाइट श्योर। बट थिंग इज कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया मिल जाएगा, आपको 2-2 साल एक एरिया में ही निकाल दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उसके अलावा होता क्या है। तो आप जब न्यूली सीए बनोगे, आप जॉब में जाओगे तो आपको चैलेंज फेस होगा। अब जिस डोमेन में, उस डोमेन में इजीली मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट बिग 4 का टैग। बट अदर देन दैट बिग 4 का टैग, अब दूसरे डोमेन में जाओगे थोड़ा सा चैलेंज होगा, और अपना करना चाहोगे तो आपको बिल्कुल चैलेंज आएगा, क्योंकि आपको वर्सेटाइल नेचर का एक्सपीरियंस नहीं है। अनटिल अनलेस आपका कोई अपना फैमिली मेंबर, अपना गुड कनेक्ट ऐसा कोई है सीए, आप उनके साथ एसोसिएट होके नहीं कर रहे हो। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको मिड टायर फॉर्म ज्वाइन करना चाहिए, आपको हर नेचर का काम में एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। फिर आप 2 साल के बाद आप उस कैपेबल हो जाओगे कि आपको किस एरिया में आपको एक्सपर्टिज्म लेना है, तो दैट यू कैन डू आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन, राइट। बट आफ्टर पोस्ट आप एक बार सीए बन गए तो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का ये होता है कि आप पैसे कमा रहे होगे, ठीक है, और ऑब्वियसली आप पैसे के पीछे भागोगे। बट थिंग इज कि आप एट द सेम टाइम आपके पास टाइम नहीं होगा कि दूसरे एरिया को एक्सप्लोर करना। तो आर्टिकलशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पीरियड है वेयर यू कैन हैव वर्सेटाइल नेचर ऑफ वर्क का एक्सपीरियंस। आपने बिग 4 की बात की, तो वहाँ पे वर्क कल्चर को लेके अभी पीछे बहुत बात हुई, जो सीए सन्ना है जिन्होंने सुसाइड किया। करेक्ट। तो जैसे आपने भी बिग 4 में काम किया है, तो क्या ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है बिग 4 में, या कैसा टॉक्सिक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था सीए सन्ना की डेथ पे बिग 4 पे कि काफ़ी लेट तक रुकती थी या बहुत सारी चीज़ें थी। मैं फ्रैंकली बोलूँ तो सना के बारे में और मेडिकल हेल्थ कंडीशन ये सब के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, ना ही मैं कमेंट करूँगा। बट वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर मैं बोलूँ, बेसिस माई एक्सपीरियंस, बिग 4 जैसा वर्क कल्चर कहीं नहीं है, और वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप ऐसे समझो कि आपको कहीं से उठा के आपको हीरो बना दिया, रातों रात हीरो बना दिया। लाइक आपका जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, सब कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। वहाँ पे प्रेशर तो हर जगह है। आप ये भी देख रहे होगे, छोटे फॉर्म में भी लास्ट जब रिपोर्टिंग टाइम होता है तो छोटे फॉर्म वाले भी बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि बिग 4 ही बैठता है। प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, लोग ऐसा बोलते हैं कि बिग 4 में वर्क कल्चर लाइफ बैलेंस है। सब जगह पे ह्यूमन ही काम कर रहा है, ठीक है। मैंने तो ये सुना है कि बस वहाँ जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
इट्स लाइक आप ना आप आपके ऊपर है। सी बहुत लोग क्या होते हैं कि पूरा टीम को लेके चलते हैं कि पूरी टीम बैठी है तो मैं भी बैठूंगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे होते, खाली बैठे रहते होते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने काम कर दिया, आपको कुछ नहीं लेना देना, आप जाओ ना अपना अपना लाइफ एंजॉय करो। बट नहीं, कितने लोग होते हैं कि बाकी मेरी टीम मेंबर बैठी है, माइट में उनको कुछ सी क्या होता है कि कोई असाइनमेंट मिलता है तो उसमें ना एरिया डिवाइडेड होता है, लोग डिवाइड कर लेते हैं कि किसको क्या करना है। तो जिसका हो जाता है जा सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि डेडलाइन थोड़ा सा ऑब्वियसली क्लाइंट का रिक्वायरमेंट या गवर्नमेंट का ड्यू डेट की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंशन हो सकता है, तो दैट वे कहीं डिले बैठना पड़ता है। बट मेरे हिसाब से तो जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं है वैसा वर्क कल्चर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क कल्चर अपने ऊपर है। सी आप अपने आप को किसी को एक्सप्लॉइट करने दोगे तो वो तो कहीं पे भी लोग करेंगे। आपने दोनों जगह, आपने दोनों डोमेन में काम किया है, प्रैक्टिस भी की है खुद की और खुद की जॉब भी किया है। तो मतलब कौन सी ज़्यादा आपको मतलब अच्छी लगी, या क्या मैसेज है स्टार्टिंग में जॉब करनी चाहिए फिर प्रैक्टिस में आना चाहिए, या प्रैक्टिस करनी चाहिए? मतलब एज ए सिनेरियो दोनों में क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं? बेसिस मेरा कैसा था कि मेरा ना लोगों से कनेक्ट करना, क्वालिटी डिलीवर करना, उसमें इंटरेस्ट है। मुझसे जॉब नहीं होता। जॉब कैसा है कि जॉब आप किसी लेवल का कर लो, जॉब तो जॉब ही होता है, राइट? आपको उतना पैसे मिलेगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, और एट सेम टाइम आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, आपका आपका लिमिटेशन रहेगा। बट प्रैक्टिस में अपना बिजनेस, अपने धंधे में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। स्टार्टिंग में नो डाउट स्ट्रगल होगा, चैलेंजेस होंगे, क्लाइंट कहाँ से लाएं और अपना ब्रेड एंड बटर कैसे चलाएं, अपने रिसोर्सेज को कैसे पे करें, आप वो मैनेज कर लेते हो कुछ दिन, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं। जॉब का कैसा है, आप जिस लेवल पे हो, चाहे आप एएम हो, एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, सेफ आपको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे होगे। एट द सेम टाइम आप जॉब छोड़ रहे हो तो आप अगेन जीरो पे आ जाओगे। जॉब सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू। करेक्ट, करेक्ट, जॉब सिक्योरिटी बड़ा इशू है। जितने पोजीशन, जितनी बड़े लेवल पे आप हो, फिर आप अगर वहाँ से आपको फायर किया जाता है तो आपको उसी लेवल की जॉब चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, आपको उसी लेवल का चाहिए, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और मेरे हिसाब से वो एक ना मेंटली टॉर्चर होता है बंदा उस पे। और मेरा यही सजेशन रहेगा, बेसिस माय अंडरस्टैंडिंग, जिसको लगता है कि जॉब में ही जाना है, जॉब एक्सप्लोर करे, क्योंकि ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट जॉब में ही, तो हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि जॉब में मत जाओ। बट मेरे हिसाब से किसी को ना, सबको अपना काम करना चाहिए। तो अब जैसे आपने शुरुआत में आपने जब प्रैक्टिस की, तो क्लाइंट शुरुआत में इनिशियली कैसे, मतलब बिल्कुल जो जीरो से है, जिसका जैसे कोई दिल्ली आया, उसका दिल्ली में कोई बेस नहीं है, फर्स्ट जनरेशन सीए है। सी आज के टाइम पे आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम सीए बना तो वो कैसे क्लाइंट ऑन बोर्ड करे, राइट? वो पहला दूसरा क्लाइंट कैसे ऑन बोर्ड करे, और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कैसे करें? हाँ, कॉर्पोरेट क्लाइंट कैसे करे। तो सी कैसा होता है, आप जैसे सीए बनते हो, क्वालिफाई करते हो, लेकिन उससे पहले आप 2 साल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हो। पहले कैसा था कि आज से 10 साल 15 साल पीछे जाते हैं तो एआई टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। आजकल क्या है कि आप 12 पास करते ही आपके पास फ़ोन हाथ में होता है, आप टेक्नोलॉजी से इतना एक्सपीरियंस कनेक्टेड हो जाते हो कि आपको हर चीज़ पता होता है, ऑन 1 क्लिक में आपको सब कुछ पता रहता है। अब क्या है, जैसे आप ट्रेनिंग करोगे तो मेरा ये है कि आप पहले से क्लियर होगे कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो ट्रेनिंग में अपने नेटवर्क्स बिल्ड करो, अपना एक्सपीरियंस गेन करो, काम को लेके अपने कनेक्ट्स बनाओ, ठीक है? कनेक्ट्स बनाओ तो आपका क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस में आने वाले होगे, सबसे अच्छी चीज़ ये है सीए लोगों का, अपना एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नेटवर्किंग के थ्रू काम मिल जाता है। और दो चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा, एक तो क्वालिटी, एक तो डिलीवरी। आप टाइमली डिलीवरी दे रहे हो चीज़ों को और क्वालिटी के साथ कर रहे हो तो आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका खुद एडवर्टीज करेक्ट। लेकिन अब स्टार्टिंग का क्लाइंट कहाँ से मिले, मेन चैलेंज वो आता है। आपने क्वालिटी आपके पास है, आप डिलीवरी भी दे दोगे, बट स्टार्टिंग के क्लाइंट कहाँ से लाएं? तो स्टार्टिंग का क्लाइंट आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली सर्कल के थ्रू आप ले सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में जा सकते हो, वहाँ नेटवर्किंग कर सकते हो। वहाँ से आप अपना, जैसे क्या होता है कि आप जैसे सीए बने तो आप ना लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करो, लोगों को समझो, लोगों से बातचीत करो, लोगों को पहले समझो, फिर वहाँ पे अपनी चीज़ें उनको बताओ। वो सेटिस्फाई होंगे तो आपको ट्रायल बेसिस पे कुछ ना कुछ देंगे। स्टार्टिंग में हो सके 1 महीने 2 महीने आप प्रैक्टिस में आ गए हो बट आपके पास क्लाइंट नहीं है,
बट आप जब 1 महीने 2 महीने लोगों से कनेक्ट करोगे तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली छोटा-मोटा काम आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने वो काम कर दिया तो आपको रेफरल के थ्रू काम आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत सारे बोर्ड्स हैं जहाँ पे आप जाके सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत क्वालिफाइड लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, आप उनसे कनेक्ट करो। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उनके थ्रू काम आएँगे। लॉयर्स एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या जैसे 91 स्प्रिंग बोर्ड है, यहाँ पे अब स्टार्टअप वगैरह के बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। वहाँ पे जाके आप स्टार्टअप वगैरह के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ऑनबोर्ड कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आपको नेटवर्क पे काम फ़ोकस करना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि आप किसी से जब कनेक्ट करोगे ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वही फर्स्ट इंटरैक्शन ही उसके लिए इम्प्रेसिव हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पे ही ढंग से इंटरैक्ट नहीं फर्स्ट कर पा रहे हो। इंप्रेशन इज लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन, राइट। तो आप फर्स्ट टाइम ही इंप्रेशन नहीं दे पा रहे हो तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि वो सेकंड टाइम तुमसे काम करवाने आएगा, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट इज सो कॉम्पिटिटिव, राइट। जिसके पास क्वालिटी है, जो अपने आप को बेचना जानता है, वो कहीं ना कहीं बेच लेता है अपने आप को। बट सीए में एक खास चीज ये है कि हमें एडवर्टीजमेंट नहीं करना, हमें बेचना नहीं है, हमें हमें बस सर्विस देना सर्विस है। देना और लोग हमारे पास क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ दैट सर्विस। हम किसी को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, तो वैल्यू हम ऐड करने की हमें में कैपेबिलिटी है, तो आप कभी प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे सीए है तो मतलब बहुत बड़े प्लानर्स माने जाते हैं कि पूरा बिजनेस को लेके प्लानिंग करते हैं, पूरे साल का क्या बजटिंग करते हैं, कंपनी के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग भी होती है कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज फंड्स की प्रेफरेंशियल लेना है, इक्विटी लेने, तो बैंक से लेना है, डेट लेना है। तो प्लानिंग में हम लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जैसे किसी सीए को प्लानिंग से रिलेटेड हमें कभी पिच करना होता है किसी बिजनेस हाउस को, तो जब हम उनकी प्लानिंग की बात करते हैं कॉरपोरेट्स में, तो हम पूरा अपना एनालाइज करके उनको बताते हैं कि जी हम आपका ये चीज़ें इतनी मैनेज करके देंगे जो आपकी डिस्टॉर्टेड है। तो जब वो क्लाइंट्स को हम वैल्यू एडिशन देते हैं तब वो हमारी वैल्यू समझता है। करेक्ट। तो उस केस में फिर हमें वहाँ से अगर हम कुछ उसके फॉर्म अपनी फ़ीस जस्टिफाई कर पा रहे हैं कुछ वैल्यू एडिशन करके, तो प्लानिंग से और हम लोग क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं प्लानिंग के अलावा भी, या मैं यहाँ पे दो चीज़ें, पहले आप एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, जो आप मुझसे माइट भी पूछ सकते थे या पूछोगे आगे, कि पहला तो जैसे सीए कितना फ़ी चार्ज करना चाहिए फर्स्ट क्लाइंट ऑन बोर्ड कर रहे हो, राइट। या फिर सीए आवरली फीस क्यों नहीं चार्ज करता? लॉयर्स वगैरह आप सुनते होगे बहुत आवरली चार्ज करते आवरली हैं, चार्ज बट करते हैं। सीए नहीं करता। तो मैं इसका आंसर ऐसे बताऊंगा कि सीए में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप आवरली चार्ज नहीं कर सकते। बट थिंग इज कि हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हैं, राइट। और हम क्लाइंट को हम फीस कैसे चार्ज करते हैं? इट्स लाइक बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन। हम क्लाइंट के साथ एग्री करते हैं कि हम आपको इतना वैल्यू ऐड करके देंगे, हमारा ये फीस होगा। और बेसिस क्लाइंट को ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई पीएलआई स्कीम है, जैसे प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव है या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। उसमें कैसा है कि आप न्यूली फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप क्लाइंट को बोलते हो कि मैं इस स्कीम में गवर्नमेंट से आपके लिए इतना पैसे लाके दूंगा। दो बहुत डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंसेस, सब कुछ फॉर्मेलिटीज, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आपने करा के लेट्स से आपने 1 करोड़ पे गवर्नमेंट से लाके क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट को उसमें 10 लाख पे करने में कोई बुरा नहीं लगेगा, क्लाइंट हर्ज विल नहीं। पे। थिंग इज कि आप वैल्यू एडिशन कैसे दे रहे हो। तो फर्स्ट है कि आपको वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि क्लाइंट के साथ रेगुलर कनेक्ट पे रहना है। क्लाइंट को टाइम टू टाइम कंसल्टिंग या खुद जहाँ से से एडवाइजरी, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तभी मिलेगा आप रेगुलर कनेक्टेड हो गए। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली कोई भी असाइनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो दैट वे आप जब अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी रहेगी बिजनेस की, आप क्लाइंट से कनेक्टेड रहोगे, क्लाइंट को ओपिनियंस दोगे, तो क्लाइंट भी ऑब्वियसली बिजनेस कर रहा, तो उसको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, और वो आपसे कनेक्टेड रहेगा, तो उसको फी पे करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रही बात वैल्यूएशन, अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हम कैपिटल बस्टिंग हो गया या ओपिनियन वगैरह हो गया, इसके अलावा भी क्या काम कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो वर्किंग का एवेन्यू है ना, बहुत सारे हैं। प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे पहले ट्रेडिशनल मेथड चलता था कि ऑडिट्स। आपको
ऑडिट ही करनी है Accounting या करनी फिर है। अकाउंटिंग ही करनी है या फिर टैक्स ही देखना है। अदर देन दिस बहुत सारे एडवाइजरीज हैं। आप बिजनेस एडवाइजरी कर सकते हो, टैक्स एडवाइजरी कर सकते हो, आप ओपिनियंस ड्राफ्टिंग के लिए स्टार्टअप कर को, सकते हो, स्टार्टअप्स के लिए कर सकते हो, फंडिंग के आईपीओ, लिए कर सकते हो, आईपीओ रेडीनेस के ऊपर काम कर सकते हो। एसएमई आईपीओ भी। राइट राइट। आप दूसरा ड्यू डिलिजेंस वगैरह पे फोकस कर सकते हो, रिस्ट्रक्चरिंग पे फोकस कर सकते हो। और आजकल तो बहुत सबसे ज़्यादा वर्निंग है कि फॉरेन अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग, जो फॉरेन का अकाउंटिंग है यहाँ पे इंडिया में आउटसोर्स, तो उसके ऊपर काम कर सकते हो। सी फॉरेन में क्या है आजकल, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह में वहाँ पे लेबर आवर, जो मिनिमम ज़्यादा लेबर है। आवर भी बहुत कॉस्टली है। तो वहाँ का बुक कीपिंग आप इंडिया में इंसोर्स करके और यहाँ पे करवा सकते हो, और वो वहाँ पे जो वहाँ का मिनिमम भी पे करेंगे ना, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। जैसे इंडियन से ना सबसे अच्छा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत मतलब तराश के बनाया है। तो जो है फॉरेन की आपने बात की, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि 2030 तक इंडिया विल बी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। करेक्ट। अब जैसे आप कह रहे हो कि यूके का वैट है, यूएस अकाउंटिंग है, तो ये कर सकते हैं हम। तो बेसिकली वो जोहो पे बुक्स मेंटेन होती हैं वहाँ पे, और ये सारे तरीके हैं। पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम वहाँ से क्लाइंट कैसे लाएं। सी मैं क्लाइंट लाने के लिए भी बेसिस माई एक्सपीरियंस हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप ऐसे पेश कर सकते हो। लेट्स से आपके कोई इंडियन कनेक्ट होगा, जी। ठीक है, जो इंडिया में बिजनेस कर रहा होगा, उसके सब्सिडीज, उसके जेबीज फॉरेन में होगा। अल्टीमेटली वो कंसोल, उसका एफएस कंसोलिडेटेड इंडिया में ही होता है। ओके। तो आप उनसे बोल सकते हो कि आप वो जो फॉरेन एंटिटी है वो हमें करो। अकाउंटिंग दे दो, तो दैट वे आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल या लिंक्डइन के थ्रू या बहुत सारे सोशल इंडीड। वेबसाइट या फिर फ्रीलांसर वेबसाइट, आप उस पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो। वहाँ पे प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे सीपीए फॉर्म्स वगैरह हो गए, उनसे कनेक्ट करो, जो वहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। उनसे बोलो कि हम ये सर्विस ऑफर करते हैं, उनके साथ टाई अप करो और वो काम फिर उनसे आउटसोर्स करवा लो। वो क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे। यदि आपने बुक कीपिंग सर्विसेज आउटसोर्स करवा लिया, दैट मीन्स यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग का सारा प्रोसेस, और रिव्यू मैकेनिज्म वो देखेंगे, वो रिव्यूज करेंगे। जैसे आपने लिस्टेड की बात करी, लिस्टेड में सेबी और नाफरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट सीएस के ऊपर तो हम लोग रोज़ सुनते रहते हैं, आए दिन पेनल्टीज़ और एक पीनल एक्शंस होते रहते हैं सीएस करेक्ट के करेक्ट अगेंस्ट। करेक्ट। तो एक हमारी तरफ से, दोनों तरफ से प्रेशर है, गवर्नमेंट का भी और प्लस क्लाइंट का भी प्रेशर होता है कि जी ये ट्रांजैक्शन है, ये ऐसे दिखानी है, वैसे दिखानी है। और वहाँ पे इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, अनबाइसनेस कैसे मेंटेन करें। लिस्टेड के केस में आपने लिस्टेड का एक्सपोजर है आपके पास। सी जहाँ पे क्लाइंट बोलता है हमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स करने हैं और वो ट्रांजेक्शन अनइथिकल है, तो मेरा ये सजेशन है, सीए को वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, सीए को विड्रॉ मना करना। कर देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। क्योंकि वो अगेंस्ट आईसीआई स्टैंडर्ड, अगेंस्ट इंटीग्रिटी और अगेंस्ट इथिक्स है। तो वहाँ पे सीधा मना कर देना ही बेटर है। वो यहाँ पे नहीं देखना चाहिए कि वो लिस्टेड क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है। वैसे क्लाइंट्स बहुत मिलेंगे, राइट? तो वैसे चीज़ों को लेना ही नहीं, मना कर देना चाहिए एज अ ऑडिटर। ओके। तो अब जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का काफ़ी वो देख रहा था, बैलेंस शीट रीड कर रहा था, तो मैंने देखा कि ऑन एन एवरेज 3 से 7% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना पैड दिखाती हैं, 3 से 7% ऑफ द टर्नओवर। राइट। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की ऑडिट की है, तो वहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस हैं उनको वेरीफाई कैसे करते हो आपकी, मतलब 3 to 7% में 93% ऑफ द टर्नओवर उन्होंने खर्चा कर दिया, या मैं कह दूँ 5% एवरेज, 95%। तो सारे खर्चे एक ऑडिटर को 3 से 4 दिन की ऑडिट में टाइम कॉन्स्टेंट के साथ प्लस रिसोर्सेज फंड्स भी, हमें फीस भी उतरे, तो मैनेज कैसे करते हैं पूरी ऑडिट। सी यदि क्लाइंट लिस्टेड है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेबी का इन्वॉल्वमेंट होगा, आरबीआई वगैरह का होगा, कंपनीज एक्ट, आरओसीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्टिंग है, तो जो सीए फॉर्म क्वार्टरली रिपोर्टिंग करेगा, इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट के थ्रू जो नंबर्स पे कंफर्ट होगा और जो लिमिटेड रिव्यूज वगैरह वहाँ पे चलते रहेंगे, उसके बेसिस पे आप क्या होगा कि क्वार्टरली एटलीस्ट विजिट करोगे, बिजनेस अपडेट आपको मालूम रहेगा। अब वो क्वार्टर नंबर्स पे आपको पास कंफर्ट रहेगा, दो आप डॉक्यूमेंटेशन मैक्सिमम पॉसिबल केस में डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं कर रहे होगे लिमिटेड रिव्यू के केस में, बट
अब आपका क्वेश्चन ये है कि लास्ट मोमेंट में हमारे पास 10 दिन, महीने, 1 महीने में जहाँ लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हर एरियाज़ में, हम कैसे उस पे कंफर्ट लें? तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन एश्योरेंस कैसे हाँ, मिले हमें? सी 100% तो कोई भी सीए चेक नहीं करता। आपको एक सैंपल। आपको सैंपल बेसिस पे रिलायंस करना होता है, बट अगेन सैंपल निकालने का टेक्निक फार्मूला वो भी ड्रिवन है। नो, एआई ड्रिवन नहीं, और फार्मूला बेस्ड ही होगा, जो रिटन होगा अपना ऑटिंग स्टैंडर्ड वगैरह में प्रिस्क्राइब है। आईसीआई ने गाइडेंस नोट वगैरह इशू कर रखा है। उस गाइडेंस नोट को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्टम ऑब्वियसली किसी में आपने सुना होगा कि आजकल कंप्यूटर में आपने जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट निकलेगा, इसलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमने गार्बेज ही डाला है, इन किया है, तो गार्बेज आउट होगा, राइट? तो यदि सिस्टम ड्रिवन ऑपरेटिंग है कंपनी ऑटोमेटेड है थ्रू टेक्नोलॉजी, तो इस केस में यदि हम सिस्टम चेक कर लें उनका, उस पर हमें रिलायंस का कंफर्टनेस आ जाता है। दूसरा क्या होगा कि हम वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल चेक कर लें, तो वहाँ पे क्या होता है, हर एरियाज के हर स्कॉट्स बोलते हैं सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, उस स्कॉट्स के हम सैंपल्स चेक कर लें, हर प्रोसेस को समझ लें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितनी गड़बड़ है कंट्रोल्स फाइन है। यदि कंट्रोल्स में ही प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स मैं तो बोल सकता हूँ, मैं तो सैंपल निकाला था, कंट्रोल्स ही सही नहीं है, तो मैं तो पूरे नंबर्स पे कैसे रिलाई करूँ? तो मैं वहाँ पे रिलाई नहीं कर सकता। बट मैं बोलता हूँ कंट्रोल्स मैंने चेक किए, मैंने एस्टिमेशन, अपना ऑब्जेक्टिविटी, अपना माइंड से सब कुछ यूज़ किया, कंट्रोल्स 100% सही है, कंपनी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे रिलायंस, मेरा जो रिलायंस का जो परसेंटेज है दैट वो विल बी हाई। क्वाइट हाई। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है लिस्टेड कंपनी। अब जैसे आपने फॉरेंसिक कर रखा है, मैंने भी कर रखा है, मैंने सोशल ऑडिटर भी कोर्स कर रखा है, और बहुत सारे बैंक ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट के सर्टिफिकेट्स होते हैं। इन ये सब कोर्स करे, इन सब कोर्स से क्या हेल्प मिलती है एज ए प्रोफेशनल आपको? पहले तो ना कोर्सेज तो बहुत सारे हैं आज के बहुत टाइम सारे पे, हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, डीसा है। राइट? डीसा है, सीसा है, एफएफडी जो सर्टिफिकेशन है, एनजीओ सर्टिफिकेशन है, सीएसआर सर्टिफिकेशन है। कोर्सेज का लिमिटेशन नहीं है, बट एट अ सेम टाइम, ठीक है, आपको क्वालिटी मेंटेन करना है। मैं एक कुछ बताने से पहले मैं एक मुझे एक स्टोरी याद आ गया। स्टोरी तो नहीं है, इट्स लाइक कि जैसे कपिल देव इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर थे, जी। कि वो बैटिंग भी कर लेते थे, बॉलिंग, बॉलिंग भी कर लेते थे, फील्डिंग, कीपिंग सब कर लेते थे। स्टिल इतने साल हो गए उनके रिटायरमेंट के बाद, इंडिया में बहुत सारे ऑलराउंडर आए, बट उतने फेमस नहीं हुए, नहीं हुए। ठीक है? तो बीइंग एज अ सीए आपको सब चीज का नॉलेज रहेगा, बट कंसिडरिंग टुडेज सिनारियो, जनरेशन, कॉम्पिटेंस, मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप सारे एरियाज देखो, आप अपने आप को स्पेशलाइज करो, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करो, क्वालिटी बिल्ड करो, अपनी टीम बनाओ, लोगों के साथ एसोसिएट हो और काम करो। आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है कि ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। जैसे आप देखोगे इंडिया फाइलिंग, बहुत करेक्ट। सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो सर्विसेज दे रही हैं, वो उनके अंदर आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। अब एज ए सीए, ठीक है, अब आपकी हो सकता है एक्सपर्टीज हो ऑडिट, टैक्स, जैसे आपने एक्सपर्टीज की बात करेक्ट। करी। अब आपके पास क्लाइंट आया, मेरा पीएफ ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करा दो मेरा, तो ऐसी चैलेंजेस को, जैसे इंडिया फाइलिंग है, और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आज रन कर रही हैं, अच्छी रन कर रही हैं, उनसे एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वाला या पार्टनरशिप फर्म compete कैसे करे उनसे? सी वहाँ मैं इसके लिए ये बोलूँगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म की बात है, तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म बनाओ, प्रोफेशनल्स के साथ एसोसिएट हो, लोगों के साथ। लेट्स से मैं मुंबई में ही रहता हूँ, मैं मुंबई में प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, मेरे कनेक्ट्स नहीं है, तो मेरा जो डोमेन है, प्रैक्टिस का डोमेन है, दैट इज़ ओनली ऑडिट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टैक्स के क्लाइंट्स मिले, या फिर टैक्स का असाइनमेंट मिले, या फिर कोई और एरिया का असाइनमेंट मिले, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे कनेक्ट्स नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म बना सकता हूँ, वहाँ दूसरे प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि दूसरे प्रोफेशनल से लॉयर के साथ कनेक्ट हो गया, मैंने उनसे बोला कि आपके पास मेरे कोई किसी क्लाइंट को लीगल काम आता है तो मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, आपके पास कोई हमारे लायक काम आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कराओ, तो दैट वे आप क्लाइंट ऑन बोर्ड कर सकते हो। बट फिर भी अगेन ये पर्सनल नेटवर्किंग के थ्रू है, नो एडवर्टीजमेंट, बिकॉज आईसीए का जो अपना गाइडलाइन है उसमें एडवर्टीजमेंट मना कर रखा है, और हमें भी नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया फाइलिंग है या ऐसी वेबसाइट है, वो ऑडिट की सर्विस भी दे रही है, और वो मतलब एडवर्टाइज भी कर रही हैं, तो
वहाँ पे हमें उनके साथ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग आज की डेट में वो कहते हैं जी, अब मैं जैसे दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, अब किसी को कर्नाटका का जीएसटी चाहिए, मुंबई का जीएसटी चाहिए, तो वहाँ हो सकता है कि मैं हर स्टेट में अपना कनेक्ट ना ढूंढ पाऊँ। पर एज ए इंडिया फाइलिंग मैंने देखा कि वो हर जगह उनकी कवरेज है, उनका वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, तो वो उन्होंने एक वास्ट पूरी एक टीम बना रखी है। तो इससे बहुत सारी हम लोगों को भी, हमारे क्लाइंट्स इधर उधर स्कैटर होते हैं, वो भटकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पे भी हमारे इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को कैटर करें। करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे जहाँ तक पता है इंडिया फाइलिंग्स वगैरह उन्होंने 2-4 प्रोफेशनल्स ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया। उसमें उन्होंने प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ देखा कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे एरियाज़ में जो इंडिपेंडेंट लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ टाई अप किया और उनको आउटसोर्स करते हैं। तो दैट वे वो ऑपरेट करते हैं। बिलिंग इंडिया फाइलिंग के थ्रू होगा और उसका कुछ परसेंटेज वो उनको पे करते हैं। जैसे अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा और डायरेक्ट डीटीसी जैसे ही आएगा, दैट विल बी क्वाइट न्यू। और जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन दोनों के लिए ये इक्वल हो जाएगा, राइट? जीरो तो जो पढ़ेगा, जो एक्सपर्टिज्म करेगा, जो वो एक्सपीरियंस रेस लेगा, विन उसके करेगा। लिए तो यहाँ पे कंपटीशन विल बी इक्वल। इक्वल। तो एक अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज यहाँ बन जाती है। दूसरा क्या है कि जीएसटी अभी 2017 में आया था। जीएसटी को आया ज़्यादा दिन नहीं हुआ। जीएसटी में कैसा है कि आपने इंटर्नशिप अच्छे से कर रखा है और सीए का पढ़ाई कर रखा है, तो आप जीएसटी में डे 1 से आप प्रैक्टिस में आ सकते हो, राइट? तो आप जीएसटी और इनकम टैक्स में आप प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो और यहाँ पे क्लाइंट मिलना आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया। रीजन बीइंग, इंडिया में जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है वो लैक्स ऑफ नंबर्स में बढ़ चुका है। सब एआई ड्रिवन हो गया। कहीं पे भी जो भी ट्रांजैक्शन है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को पता है, सब पैन से ट्रेस हो रहे हैं। तो दैट रीजन ओनली सिस्टम ड्रिवन नोटिस वगैरह आ रहा है। तो जो लिटिगेशन के चांसेस है, दैट हैज बीन इंक्रीज। तो एज अ प्रैक्टिसिंग एज अ बिगिनर, you have these two avenues where you can pitch and get client. जैसे क्लाइंट्स की बात करें, जैसे कोई भी स्टार्टिंग क्लाइंट, जैसे हम नए सीए होते हैं तो हमारे पास भी नए क्लाइंट्स आते हैं जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि अगर उनका बिजनेस चल गया तो वो आपकी फ़ीस वगैरह टाइमली देते रहेंगे। अगर उनका बिजनेस कहीं लैग करता है तो आपकी फ़ीस आनी बंद हो जाती है। अब आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने ओवरहेड्स भी रिकवर करने हैं, स्टाफ की सैलरी भी देनी है। तो उस सिनेरियो में मतलब कब तक एक क्लाइंट के साथ फीस का डिले टॉलरेट करना चाहिए? सी ये अगेन ये आपका वो प्रैक्टिसिंग का सिनेरियो जो पर्सन है मैट्रिक्स है। उसका डिसीजन है। इसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल मेरा ओपिनियन ये है कि आपको पता है आप किसी क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड है, वो अच्छा कर रहा है तो आपको पे कर रहा है, बट प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ गई, सडन कुछ हुआ और वो आपको पे नहीं कर पा रहा, बट स्टिल आप बहुत उसको सपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, आपका फीस वहाँ पे पेंडिंग है, तो आपको खुद जज करना है कि आपको वहाँ से एग्जिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एग्जिट कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो, उसके साथ क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेनशिप करके निकलो, मेरा ये सजेशन रहेगा। इन केस आप नहीं निकल रहे हो तो आप देख लो, आपको लगता है कि नहीं क्लाइंट के पास आज फंड नहीं है या किसी केस के वजह से रुका है, वो केस क्लियर हो जाएगा, चांसेस हाई है कि वो आपको पे कर दे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दैट इज़ योर मतलब जो भी प्रैक्टिसिंग होगा उसका अपना ओपिनियन होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अभी डीटीसी वगैरह आएगा और अपने क्लाइंट को कैसे ट्रेन करें, राइट? क्योंकि क्लाइंट और प्लस अपने रिसोर्सेज को, तो आपके रिसोर्सेज सी अभी लेट्स से कि आपने प्रैक्टिस में XYZ इंटर्न रख रखा है और 2-4 एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय रखा बेसिस आपका फॉर्म साइज। अब उनका कैसा होगा, वो जो चीज़ों में काम कर रहे हैं उनको उसी में एक्सपीरियंस होगा। अब वो न्यू चीज़ें आएगी, रेजिस्ट करेंगे। वो क्यों चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मैं अपने आप को चेंज करूं। बट थिंग इज कि वो नहीं चेंज होंगे तो आप कितना भी चेंज हो जाओ, आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है काम का क्वालिटी डिलीवर करना। तो आपके पास एक तरीका ये हो सकता है कि आप चीज़ों को डिटेल पढ़ो, चीज़ें समझो, फिर अपने जूनियर्स को, अपने ट्रेनीज को एक सेमिनार के थ्रू, टाइम टू टाइम मीटिंग्स के थ्रू, वीकेंड पे कॉल रख के, कैसे रख के उनको ट्रेन करो, उनको समझाओ क्या बेनिफिट है, क्या चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि डीटीसी आएगा
तो पूरा का पूरा लॉ का जो वर्डिंग है, जो लेटर्स हैं, वो सब चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बेयर एक्ट भी पढ़ने का तरीका सब कुछ सेम होगा। ओनली थिंग इज कि सेक्शंस हो सकते हैं, कुछ वर्डिंग्स चेंज हो जाए, सेक्शन आगे पीछे हो जाए या कुछ लॉ में चेंजेस हो जाए, बट पढ़ने का तरीका तो सेम रहेगा, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। कोई भी लॉ आएगा तो जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, उन सबके अगेंस्ट में थोड़ी ना होगा, उनके लिए ही है। तो जो पहले था वैसे ही होगा, बट थिंग इज थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तो आपको उनको समझाना है। मैं देखता हूँ कि आप बहुत घूमते हैं, ठीक है, और मैं और सीएस को देखता हूँ कि वो मतलब पूरे टाइम काम करते रहते हैं, ठीक है, और उन्हें टाइम नहीं मिलता घूमने फिरने का। और मैं देखता हूँ आप बहुत ट्रैवल फ्रीक हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है आपके साथ, इसका राज बताइए। सी मेरा कैसा है कि मैं ये सोच के जीता मुझे तो जलन होती है कि भैया ये यार इतना मस्त घूमता रहता है, और ये मतलब घूम भी रहा है तो रिसोर्सेज भी हैं घूमने के लिए, कमा के ही घूम रहा होगा इंसान। और हम लोग सारे दिन काम करते हैं, वीकेंड पे वीकडेज पे, समझ नहीं आता टाइम कैसे निकालना है अपने लिए। अपना थॉट प्रोसेस है। मेरा मानना ये है कि मैं सोचता हूँ अभी टाइम है, बात का कुछ नहीं पता, सही राइट। बात है, मैं जो जिंदगी ना पैसे, मिलेगी दोबारा। करेक्ट, जो पैसे कमा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? अपने मैं लिए। अपने पे यूज नहीं कर सकता, तो मेरे लिए तो यूजलेस है ना, राइट। दो कुछ पार्ट फैमिली को जाती होगी, फैमिली को कमिटमेंट्स हेल्प हैं। मिलती होती होगी, कमिटमेंट्स होंगे, बहुत सारी चीजें, बट एट द एंड में अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इररिलेवेंट वो पैसे हैं। लोग जिंदगी भर कमाते हैं पर खर्च उसका कुछ नहीं, करेक्ट। 1% भी नहीं खर्च तो करते। मेरा कैसा है कि मैं मुझे बचपन से घूमने का बहुत शौक है, लाइक जब भी मुझे टाइम मिलता है, लाइक अभी रिसेंटली लास्ट वीक मुझे क्या हुआ था, मैं गुड़गांव में ऑफिस क्लाइंट प्लेस था, देन वहाँ पे 9 बजे निकला, 10 बजे अपने घर पे आया, 10:30 बजे मैं निकल गया ट्रैवल में, वीकेंड डे 3 डेज, मंडे नून को मैं वापस आ गया, ट्रैक पे निकल गया ऋषिकेश से ऊपर। तो जब भी टाइम मिलता है निकल जाओ। आप प्लान करोगे कि फैमिली जाएगी या फ्रेंड सर्कल जाएंगे, तो वो आज के टाइम पे सब लोग बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, और कोई कमिट भी करेगा तो लास्ट मोमेंट में मना कर देगा कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो अल्टीमेटली यही हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, सोलो ट्रैवलिंग। आज के टाइम पे इतना किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत रेयर आप 10 प्लान में एक सक्सेसफुल हो जाए, बट 9 तो अनसक्सेसफुल होगा। तो इसलिए मैं कम पूछता हूँ, मुझे जब भी लगता है टाइम मिला तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, आप चीज़ों को जो देखने का नज़रिया होगा, आप ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि जो आप लाइफ जी रहे हो और बाहर का लाइफ बिल्कुल ही अलग है, तो वो लर्निंग मिलेगी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद ट्रैवलिंग है। इज द बेस्ट एजुकेटर है। बोल सकते हो कि ट्रैवलिंग, मेरे हिसाब से तो ट्रैवलिंग लाइफ में जितना पॉसिबल होगा ट्रैवलिंग करना चाहिए। आज के टाइम पे आपने नोटिस क्या होगा, इंडिया में फॉरेन के बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल फॉरेनर टूरिस्ट में आप देखोगे ना तो 50+ भी बहुत आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा 50+ आ रहे हैं। तो क्या 50+ उनको भी ये क्रेज़ है, उनको फॉरेनर्स को तो पहले ही पता था कि जितना लाइफ में घूमना चाहिए, बट एक एज के बाद भी उनको ये क्रेज है कि हमें घूमना चाहिए। इंडिया में क्या होता है, 50+ होते ही पूजा पाठ में सब लग जाते हैं, बट फॉरेन में ऐसा नहीं है, उनको पता है लाइफ वन एंड ओनली लाइफ है। तो इसको जितना आप घूम सको, जितना लोगों के साथ कनेक्ट हो सको, एक्सप्लोर चीज़ें करो, इंजॉय करो। तो सोलो ट्रैवलिंग से में और ग्रुप ट्रैवलिंग में क्या अंतर है? क्या सोलो पीस, क्या बेनिफिट्स ज़्यादा है? ग्रुप ट्रैवलिंग में आपको हंसी मजाक और एंजॉय करने का ज़्यादा मिलता है, दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट रहता है, हाँ, कितना एंजॉयमेंट। करेक्ट। सोलो ट्रैवलर में आप खुद का खुद डिसीजन मेकर हो, ठीक है, आपको पता है आपको कहाँ पे किस चीज़ों में मज़े आते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता आप वहाँ नहीं जा सकते हो, या अपने आप को रोकते हो। दूसरा क्या है, सोलो ट्रैवल और ग्रुप ट्रैवल में मेरे हिसाब से जो डिफरेंस है, सोलो ट्रैवल में ना आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है कि आप वर्स्ट के सिनारियो में कैसे सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सोलो ट्रैवल में। ग्रुप ट्रैवल तो कैसा होता है कि पहले से प्लान्ड होता है, सब कुछ प्लान करके जाते हो, तो वहाँ पे हर चीज़ रिसोर्सेज ईजी मिल जाता है, सब कुछ सेट होता है। बट सोलो ट्रैवल में कैसा होगा कि सारे अनएक्सपेक्टेड प्लान बनता है, अनएक्सपेक्टेड निकल जाते हो। जैसे आप दिल्ली से प्लान कर रहे हो, कहीं ट्रैक पे जाना है, आपने अभी प्लान किया, कुछ देर बाद निकल के पता चले वहाँ जाने के बाद ट्रेन ही नहीं है, ना बस है, आप कैसे जाओगे? तो आप तो वापस आ नहीं सकते, बट आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना, तो आप कुछ और ऑप्शन इवेलुएट करोगे, बट आप वापस नहीं आओगे। तो ऐसे ही सोलो ट्रिप में क्या है कि आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा, आप फिर
एक बार जब आप स्टार्ट कर दोगे फिर आपको समझेगा कि सोलो ट्रैवल से अच्छा कुछ नहीं है, आप लोगों से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कुछ 2-3 सवाल पूछता हूँ। अब 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो एक सीए के अंदर होनी चाहिए। मैं 5 चीज़ें बताता हूँ जो सीए को ऑब्वियसली 100% होना ही चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, राइट? ओके। इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज़ को लेके। चौथा मैं बोल सकता हूँ कि किसी चीज़ को क्वालिटी के साथ करें, तो क्वालिटी उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एटमोस्ट को रखें। और फिफ्थ जो एक सीए के साथ होना चाहिए, वो कोशिश करें अपने आप को खुश रखें। आई मीन थोड़ा सा हंसमुख होना चाहिए हुँ, और कोशिश कम्युनिक करें नेटवर्किंग डेवलप करके रखें एज अ सीए। और जैसे एक प्रैक्टिसिंग सीए के अंदर ऐसी और कौन-सी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो एक नॉर्मल सीए के अंदर अलावा कुछ ऐसी एडिशनल स्किल प्रैक्टिसिंग के अंदर? सी प्रैक्टिसिंग के अंदर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, लाइक क्या होना चाहिए इज़ कि वो थोड़ा सा ना, प्रैक्टिसिंग में आपको टीम्स को मैनेज करना पड़ता है। हुँ, तो आपको थोड़ा सा अपने लिए प्लस अपने टीम के लिए सोचने के लिए थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि आप एज अ टीम लेके चल पाओ, क्योंकि आपका ग्रो है तो टीम का भी ग्रो होगा, टीम का ग्रो होगा तो आपका ग्रो होगा, इट वर्क्स वाइस वर्सा। तो एक तो टीम मैनेजमेंट का ऑल स्किल राउंड होना ग्रोथ चाहिए। देखनी चाहिए हमें सारे अपने आस-पास, आपके जितने भी पीयर्स हैं उनकी। करेक्ट, करेक्ट। तो आपको टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। ऐसा सेल्फलेस होना नहीं है, आप एज अ टीम सबका लेके चलना पूरी है। टीम का करेक्ट। ग्रोथ देखना है। और दूसरा क्या है, एज अ प्रैक्टिसिंग आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको अपने आप को ना हमेशा अपडेट करना है, हमेशा चीज़ों पे काम करना है, बिकॉज यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर फर्म, यू विल बी रिप्रेजेंटिंग ब्रांड। तो आप उस लायक हो तभी आपके जूनियर्स, आपके पीएस, आपके क्लाइंट्स आपको फॉलो करेंगे। फैसिनेट करेंगे आपको। करेक्ट। बट तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को इतना अपडेट करो, इट्स लाइक कि आप ट्रेंड सेट कर रहे हो। सही बात है। और अ, जैसे हमें अपनी लाइफ में अपने जो आसपास लोग हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ भी कनेक्ट बना के रखना है ताकि हमारे अच्छे और बुरे टाइम में वो हमारे साथ रहें और हमें एक वो हेल्प, इमोशनल हेल्प जो चाहिए होती है। क्योंकि आप मतलब थक के आए तो घर में है, कोई आपको पूछ रहा है, प्लस आपका हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सी आज के लाइफ में फैमिली आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है। जी। लोग फैमिली को रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक वो रहते हैं, जाने के बाद, उनके जाने के उनके बाद बाद लोग काफ़ी रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट करते हैं कि काश मैं टाइम दिया होता हुँ। या फैमिली के साथ कनेक्टेड होता। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग मैक्सिमम पैसे के पॉसिबल। पीछे भाग रहे हैं और वो ये भूल जाते हैं कि हम जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं उनके साथ, मतलब एक वेब सीरीज़ देखी थी तो उसमें मैंने एक डायलॉग देखा था कि परिवार साथ रहना कोई परिवार नहीं है, या साथ परिवार ये है कि जब वो पूरा परिवार साथ बैठ के खाना खाए, करेक्ट, करेक्ट। वो बहुत बड़ा एक एक है कि कम से कम दिन में एक बार तो आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के खाना खाओ, रोज़ एक दूसरे की शक्ल देखो, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि आज उनके बच्चे यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है? वो अकेले यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दिया कि वो आज उनके पास, अब आज वो लोनली हैं, वो ठीक बाहर है? जाके भूल जाते हैं। पैसा पैसा उनके बच्चे कमा रहे हैं, पर आज 60 इयर्स के पेरेंट्स हो गए, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि कोई साथ हो, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ खेलें, अपने बेटे से बात करें, तो उन्हें भी एक टेक केयर वाला चाहिए। 1-2 लोग अकेले हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं कितने बड़े बंगलों में, ठीक है? उन्हें वो चीज़ें भी नहीं अच्छी लग रही हैं, क्योंकि पैसा भी एक हद तक आपको अच्छा लगता है, आखिरी में इंसान ही तो आपको सुकून देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सी आज के टाइम पे ऑब्वियसली पैसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लोग पैसे के पीछे पागल हो जाते और हैं। कितना और राइट, वही पैसा, सी पैसा जो मैटेरियलिस्टिक ऐसा चीज़ है ना कि आप कितना भी आपके पास आ जाएगा, आप सेटिस्फाई नहीं होगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो और दूसरा चीज़ क्या है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपका लाइफ लिमिटेड है, एवरेज मान लो 60 ईयर होगा, 70 ईयर होगा, 70, ठीक है? पैसे आप हो या नहीं हो, पैसे तो चलता रहेगा। वो तो जब आता ठीक जाता है, रहेगा, तो मेरे हिसाब से, वो टाइम नहीं आएगा। वो टाइम तो कभी नहीं आने वाला है। मैक्स इसी इंडिया में हो आप, अपने एज ऑफ पूरा फैमिली के साथ रहो, फैमिली को टाइम दो, मैक्सिमम पॉसिबल फैमिली को टाइम दो, आप खुश रहोगे। आपको आपके पास पैसे भी नहीं है या पैसे हैं
तो प्रॉब्लम नहीं है, पैसे नहीं भी है तो नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि एज अ फैमिली आप चलोगे ना तो आप हमेशा खुश रहोगे, आपके पास टेंशन नहीं रहेगा। बट जैसे ही आप पैसे के पीछे भागते हो तो आपका जो रिलेटिव है, आपके जो अपने हैं, वो सब छूटते चले जाएंगे, क्योंकि आप उनसे टाइम नहीं दे रहे हो। और फिर क्या होगा, आप पैसे के पीछे रहोगे तो पैसे के पीछे, पैसे बहुत चीज़ें गलत भी करवा देता है। सही दो बात है। आज जो जो कितना भी कोशिश कर लेना कि मैं अच्छा करूँगा, बट चांसेस आर देयर कि आप बाय मिस्टेक ही सही हाँ, आप कुछ गलत कर जाओ, तो पैसा कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उसके वजह से आपको रिलेटिव्स आपके अपने छोड़ के चले जाएं या फिर साथ ना दे। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि पैसा इंपॉर्टेंट मत रखो, अपना टाइम, अपना लाइफ और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो। आप खुश हो तो पैसा अपने आप आएगा। देखिए सुमित जी, सीए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आप कोई ऐसा हमें एग्जांपल बताइए जिससे हम उसकी प्लानिंग का वो समझें कि हाँ लोहा माने। मैं आपको एक चुटकुला बताता हूँ हाँ जो हमारे बहुत सीनियर एक्सपर्ट टीचर डॉक्टर गिरीश आहूजा सर जी ने जी। सुनाया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ और मैं उसको आपको सुनाता हूँ जी। और अपने व्यूअर्स को भी बताता हूँ ये चुटकुला। होता क्या है, 4 इंजीनियर्स होते हैं और 4 सीएज होते हैं। जी। वो नई दिल्ली स्टेशन से मुंबई जा रहे होते हैं। ओके। अब आपको पता है कि जैसे ही हम ट्रेन में जाते हैं तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से फ्रेंक। इंटरेक्शन हो जाता है, फ्रेंकली बातें करने लगते हैं, खाना वगैरह लेके आए होते हैं, खाना पीना साथ में खाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ऐसे में जो 4 इंजीनियर्स हमसे पूछते हैं कि आप लोग कौन, तो हम उनसे बोलते हैं कि हम लोग सीएज हैं। फिर हमने भी उनसे पूछा आप लोग कौन, तो उन्होंने बोला हम इंजीनियर्स हैं। जी। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग सीएज हो, हाँ तो आप लोग तो प्लानिंग के माहिर हो, तो हाँ आप आज क्या प्लानिंग करके दिखा सकते हो, ऐसा कुछ प्लानिंग करके दिखा सकते हो क्या? तो हम वो 4 जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने बोला हाँ हाँ ज़रूर, हम तो प्लानिंग के माहिर हैं, आज भी करके दिखाने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने सीएज ने पूछा इंजीनियर्स को कि आप लोगों ने टिकट लिया है? तो उन्होंने बोला हाँ हम चारों ने 4 टिकट लिए हैं। फिर सीएज बोलते हैं हमने तो एक ही टिकट लिया है। अच्छा, फिर तो आपका फ़ाइन लगेगा। तो सीएज ने बोला नहीं नहीं, हमारा फ़ाइन नहीं लगेगा। बोले कैसे? वो तो सीएज ने बोला ठीक है रुको, देखते देखते हाँ। जाओ। फिर ट्रेन थोड़ी आगे गई, तब तक टीटी आता है, चारों सीए भाग के टॉयलेट के डब्बे में बंद हो जाते हैं। टीटी आता है, नॉक करता है, एक सीए हाथ निकालता है, एक टिकट देता है और चला जाता है। तो उसको लगा कि एक होगा एक कोई बंदा। वॉशरूम में, और वो टिकट देख के चला सही जाता है। बात है। चारों सीए वापस सीट पे आते हैं। तो चारों बच इंजीनियर को गए। बोलते हैं कि देखा हमारा प्लानिंग, हमने एक टिकट पे 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ तो इंजीनियर ने बोला क्या बात है, मानना पड़ा आपके प्लानिंग। फिर कोइंसिडेंट था, ये लोग मुंबई पहुंच गए। वापस आ मुंबई से अगले दिन काम पूरा करके वापस आ रहे थे, तो सेम 4 सीए 4 4 इंजीनियर इंजीनियर। मिलते हैं। दिन क्या हुआ, अगेन वो इंजीनियर बोलते हैं सर आपने तो प्लानिंग कर दिया था, आज क्या प्लानिंग करने वाले हो? तो सीए बोलता है आप लोगों ने टिकट लिया है? तो इंजीनियर बोलते हैं इस बार हाँ, आपका प्लानिंग देख के हमने भी एक टिकट लिया है। तो सीए ने बोला हमने एक भी टिकट नहीं लिया है। हाँ तो सीए बोलने लगा ऐसा क्यों? बोला हाँ हम प्लानिंग में एक्सपर्ट है तो हमने नहीं लिया। तो फिर कुछ देर चला ट्रेन, तो टीटी आता है। फिर चारों सीए, क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था, एक वॉशरूम में चले जाते हैं, एक टॉयलेट में जाके बंद हो जाते हैं। और ये चारों जिन्होंने इंजीनियर्स एक टिकट लिए होते हैं, ये एक टॉयलेट के डब्बे में बंद हो जाते हैं। फिर इन चारों सीएज में से एक सीए निकल के जाता है, इंजीनियर्स का टॉयलेट का डोर लॉक करता है। उसमें से एक इंजीनियर टिकट टिकट निकालता है, जो पहले इन्होंने लॉजिक लगाया था। अब वो सीए वो टिकट लेके टॉयलेट के डब्बे में चले जाता है। और टीटी आता टीटी है। आता है, उनको पकड़ के ले जाता है। ये फिर बच गए। हाँ उसके बाद जब ये बाहर आते हैं, इन्होंने बोला हम तो बच गए। इन्होंने बोला यार हमारे पास एक टिकट था, हमने फाइन पे किया। तो उसने बोला देखा सीए का प्लानिंग। फिर ऐसे ही यही सीए बहुत दिन बाद मुंबई में मिलते हैं, मुंबई लोकल में। तो इंजीनियर्स बोल रहे हैं सर मान गए आपका एक्सपीरियंस, आपके प्लानिंग हमने बहुत देख ली, हम एक आपको मीटिंग। गुरु मान लिया, ठीक है प्लानिंग में, लेकिन आज एक बार फिर से कुछ प्लानिंग करके दिखाओ ना। सीए बोलता है आप लोगों ने टिकट लिया है? तो बोला नहीं, क्योंकि आपने लास्ट टाइम टिकट नहीं लिया था। तो बोला आप लोगों ने? बोला हमने लिया है। फिर जैसे ही टीटी आता है लोकल में, ये चारों इंजीनियर भाग के टॉयलेट खोजते हैं, लोकल में टॉयलेट तो होता नहीं है। तो वहाँ पे फिर उनको फाइन लग गई। तो इनको लगा कि सीए ही सब कुछ है, ऑब्वियसली प्लानिंग एक्सपर्ट है। सही बात है। तो ये था एक।
और जब हम चुटकुला पे ही बात कर रहे हैं तो एक और चुटकुला याद आ गया, 1 मिनट का है। एक सीए होता है, एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है। ओके। तीनों बहुत लड़ाई करते हैं, बोलते हैं हम एक्सपर्ट हैं प्लानिंग में। इंजीनियर बोलता है हम इतने एक्सपर्ट हैं प्लानिंग में कि हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फुल फुल सब बना ब्रिजेस। देते हैं प्लानिंग के थ्रू। फिर डॉक्टर बोलता है हम भी थोड़ी ना कम है, हम भी तो बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं, हम पेशेंट को बचा देते हैं। तो सीए बोलता है अच्छा, तो मैं भी थोड़ा ना प्लानिंग में कम हूँ, मैं भी प्लानिंग में एक्सपर्ट हूँ। तो तीनों लड़ते रहे, नहीं मैं हूँ एक्सपर्ट, मैं हूँ एक्सपर्ट, डॉक्टर बोलता रहा, इंजीनियर बोलता रहा, सीए बोलते रहे। अब ये तीनों कोर्ट में गए डिसाइड करवाने कि कौन एक्सपर्ट है। जज ने सर पकड़ लिया, जज बोला कैसी क्वेश्चन लेके तुम लोग मेरे हाँ, पास आ गए। सही बात है। देन जज बोलता अच्छा ठीक है, तुम लोग ऐसे हो ना, तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो अब इसको जो सॉल्व करेगा वही एक्सपर्ट है, या जो फेवरेबल चीज़ें बताएगा वही एक्सपर्ट है। तो कोर्ट में जज बोलता है चलो तुम तीनों में से चांद पे कौन जाएगा। तो इंजीनियर बोलता है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे 1 मिलियन USD चाहिए। जज ने पूछा क्यों। तो Family इंजीनियर में। बोलता है मैं जाऊंगा तो क्या पता वहाँ पे वापस ना आ पाऊँ, मेरा डेथ हो जाए तो एटलीस्ट $1 मिलियन रहेगा, तो मेरे फैमिली वालों का कुछ भला हो जाएगा। देन डॉक्टर की बारी आई, डॉक्टर बोलता है मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन मुझे $1 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे $2 मिलियन चाहिए। जज ने पूछा क्यों। तो डॉक्टर बोलता है सी $1 मिलियन तो मेरे फैमिली मेम्बर के लिए है, फिर $1 मिलियन का क्या होगा। तो $1 मिलियन जो बचेगा वो मैं अपने जो मेडिकल एसोसिएशन है उसको दे दूंगा, सो दैट वो लोग भी, उनको भी लगे कि इसने मेडिकल की पढ़ाई की, सर्विस की। तो मेरा ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड में एक मूर्ति बना देंगे हाँ जो कि मैं वहाँ चांद पे बैठे देखता रहूँगा। हाँ देन सीए की बारी आई। हाँ सीए बोलता है ठीक है, एक ने एक मांगा, एक दो, मुझे 3 दे दो, हाँ। $3 मिलियन चाहिए। तो कोर्ट में जज बोलता है तुम्हें 3 क्यों चाहिए, बाकी तो दो दो तक ही मांग रहे हैं ना। बोलता है मुझे 3 इसलिए चाहिए कि 1 मिलियन मेरे फैमिली के लिए, ओके। दूसरा मिलियन मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ओके। इंडिया, क्योंकि उसने मुझे इतना काबिल प्लानिंग बनाए। में एक्सपर्ट बनाया, काबिल बनाया, इतना पढ़ाई लिखाई करा, सो दैट वो मेरा मूर्ति बना दे और मेरे फैटर्निटी का भला करे। जी। फिर तीसरे मिलियन का क्या करोगे आप, वो जो तीसरा मिलियन है उसका क्या करोगे। तो उसने बोला मैं तो उस इंजीनियर को दे दूंगा, वो तो 1 मिलियन में जाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत था बढ़िया। चुटकुला। तो दोस्तों, ये आज हमारा पॉडकास्ट था सुमित कुमार बारी जी के साथ, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो अपनी उन्होंने एक्सपीरियंस बताए, पूरी जर्नी बताई, कैसे क्या किया, और बहुत सारी और लेसन्स दिए हमें ज़िंदगी जीने के लिए। तो हमें यही देखना है, अपनी हेल्थ और अपनी मतलब वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ और अपना सारा कुछ आसपास जितने भी लोग हैं उनका भी बेटरमेंट देखना है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपका ही है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें कि हम आगे भी और अमेजिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहें। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको पॉडकास्ट, या आप प्लीज़ सजेशन दें, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। किसी भी और सीए फैटर्निटी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स और लोग आपको उनका इंसाइट्स उनकी जीवन में, जैसे एक इंसान होता है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई और उसने एक किताब में अपनी पूरी ज़िंदगी लिख दी। तो वो एक किताब उसने लिखी, वो आपने 4 घंटे में पढ़ी, तो आपने उसकी पूरे जीवन की गलतियां और उनसे क्या सीख है वो आपने 4 घंटे में सीख ली। इसी तरीके से ये पॉडकास्ट है कि इन्होंने जो भी अपने 32 साल की एज तक जो भी एक्सपीरियंस थे, जो भी गलतियां की, वो इन्होंने बताई। या हम लोग जो भी अपने गेस्ट को लेके आते हैं, तो वो 1 घंटे में आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं जो उन्होंने 32 साल लगाए उनको जानने में, उसको समझने में। तो दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रहें, और मैं सुमित जी से भी चाहूँगा कि वो कुछ अपील करें हमारे चैनल के लिए। मैं तो यही बोलूँगा अर्पित जी को, जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिया और अपने चैनल पे बुलाया और इनवाइट किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। दो 1 घंटा सफिशेंट नहीं होता अपना पूरा लाइफ जर्नी एक्सप्लेन करने का, और दूसरा अपना एक्सपीरियंस जो 100% करेक्ट हो और 1 घंटे में बताना। अगेन उसके पीछे का लॉजिक, वो सब आपके बहुत सारे क्वेरीज हो सकते हैं कि इसने ये बोला वो बोला, उसके पीछे का तो आप
अलग से कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और मैं यही चाहूँगा, इस चैनल को आप जितना हो सके प्रमोट करो, लाइक सब्सक्राइब करो, सो दैट आपके लिए हम अच्छे चैनल्स, इस चैनल पे अच्छे वीडियोज़ ला सकें और आप देखते रहो, आपके क्वेरीज़, डाउट क्लियर होते रहें। थैंक यू। थैंक यू।